सुप्रभात बच्चों। कल हम लोग उत्सर्जन की क्रिया को देख रहे थे और उत्सर्जन के क्रम में हम आपको लोअर एनिमल से लेकर हायर एनिमल तक, मतलब कम विकसित और एक कोशिकीय जंतु से लेकर सुविकसित जंतुओं तक में उत्सर्जन के जो प्रमुख अंग हैं उसकी चर्चा किए थे। आज हम लोग इसमें इन डिटेल मनुष्य के उत्सर्जन को देखेंगे। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम सबसे पहले उन बातों को, उन पदार्थों को चिन्हित करें जिन पदार्थों का उत्सर्जन मनुष्य में होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड, श्वेत जिसको पसीना कहते हैं, और नाइट्रोजनी अपशिष्ट मुख्य है जो मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हैं। अब CO2 के लिए आपको पता है कि यह हृदय और फेफड़े की सक्रियता के माध्यम से, हृदय और फेफड़े के सक्रियता से यह उच्छ्वास की क्रिया द्वारा यह शरीर से बाहर निकल जाती है। मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही यहाँ पर उत्सर्जी अंग की भूमिका निभाती है। दूसरी ओर श्वेत आपके संपूर्ण शरीर में त्वचा के एपिडर्मिस पर, मतलब बाह्य स्तर पर छोटे छोटे ग्रंथियां होती हैं जिनसे होकर श्वेत निकलते हैं, और श्वेत के साथ बहुत सारे लवण भी कभी कभी निकलते हैं। गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि जब आपके पसीने चलते हैं और पसीने जब सूख जाते हैं तो शर्ट वगैरह में उजला उजला सा लग जाता है। वो कहाँ से आया, वो क्या है? वो उत्सर्जी पदार्थ है जो पसीने के माध्यम से बाहर आया है, जो श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और जटिल उत्सर्जी पदार्थ है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, और यह मूत्र के रूप में, यूरिन के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और इनके जो उत्सर्जन के लिए अंग हैं वे बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, लेकिन नाइट्रोजनी अपशिष्ट के लिए जो ऑर्गन सिस्टम काम करती है वो काफी जटिलताओं से, रचनात्मक दृष्टिकोण से भी और क्रियात्मक दृष्टिकोण से भी वे काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और मुख्य रूप से उत्सर्जन तंत्र का मतलब वे सभी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और आपस में सामंजस्य बिठाते हुए और एक टीम वर्क के रूप में काम करते हुए एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, ऐसे अंगों के समुच्चय को हम अंग तंत्र कहते हैं। तो यहाँ वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये अलग अलग अंग हैं जो सारे अंग एक साथ मिलकर मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया को अंजाम देते हैं। स्वाभाविक है कि ये अलग अलग अंग आपस में जब मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है, एक तंत्र बनती है, और उस तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ, ये उत्सर्जन तंत्र। अब हम लोग इसमें वृक्क जो है वह जिस तरह से परिसंचरण में हार्ट जो था, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन था, ठीक इसी प्रकार एक्सक्रीशन में, उत्सर्जन में सबसे बड़ी भूमिका किडनी की होती है, वृक्क की होती है। यह वृक्क ही वह महत्वपूर्ण अंग है जो ब्लड के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के माध्यम से ब्लड नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्पादन होता है, सब उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में, और ब्लड से उस नाइट्रोजनी अपशिष्ट को फिल्टर करने का काम, उससे छान लेने का काम किडनी में होता है। इसलिए हमारे उत्सर्जन तंत्र में वृक्क या किडनी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये उसके
सहायक अंग है। तो हम फर्स्टली देखेंगे ह्यूमन बीइंग में किडनी की स्थिति क्या होती है, कहाँ होती है और वो कैसे काम करती है। अब बच्चों मैं बता रहा था कि वृक्क या किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग, जो हमारे शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनी उत्पाद को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी होती है। अब आपको जानकारी जो इसके संदर्भ में फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट, उसको देखें। सबसे पहले कि हर व्यक्ति में, पुरुष हो या महिला, बच्चा हो या सियाना, सभी में एक जोड़ी अर्थात 2 वृक्क या किडनी पाई जाती हैं। अब आप इससे पूछेंगे कि यह होता क्या है। तो ये हमारा पेट वाला पोर्शन है। इसके पिछले भाग में उदर गुहा की पृष्ठीय देह गुहा से सटा कशेरुक दंड, जो आपके पीठ पर जो हड्डी का एक कॉलम बना हुआ है, उसी के अगल बगल इस रूप में एक जोड़े वृक्क की उपस्थिति होती है। और इसकी आकार जो होती है वह एक तरफ अवतल और दूसरे तरफ उत्तल होती है। मतलब आप सेम का अगर बीज देखे हो या काजू का जो स्वरूप आप देखते हैं, उस टाइप से एक तरफ धसा हुआ और एक तरफ उभार लिए हुए, मतलब एक तरफ उत्तल और दूसरे तरफ अवतल इसके सरफेस होते हैं। इस सरफेस में ही रक्त की जो नलिकाएं हैं, ये आपका धमनी है, ये सिरा है। तो ये धमनी और सिरा इसी उत्तल जो भाग है उसके अपोजिट जो धसा हुआ भाग है, उसके उसी रीजन में प्रवेश करता है, जिसको हीलम या हीलस कहते हैं। इसकी लंबाई मोटे तौर पर लगभग मैं लिखा हूं 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर। एक वृक्क की परिमाप लगभग ऐसी होती है। अब होता क्या है, सो देखें कि वृक्क के जो ये धसे हुए भाग हैं, इससे में आपके रक्त परिसंचरण की जो 2 प्रमुख नलिकाएं हैं, धमनी और शिरा। आपको पता है कि शिरा से होकर अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो ये डॉट डॉट करके जो मैं दिखाया हूं ये शिरा है, और जो ब्लैंक्स दिखा रहा हूं ये धमनी है। तो ये शिरा और धमनी अटैच्ड होते हैं किडनी से। ब्लड आती है और किडनी में जाती है, वृक्क में जाती है। इसके अंदर इसका फिल्ट्रेशन होता है, मतलब इसके निस्यंदन होती है, छानने की क्रिया होती है। और उस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजनी उत्पाद हैं, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वे इस मूत्रवाहिनी के माध्यम से, आप देखेंगे दोनों वृक्क से मूत्रवाहिनी निकल रही है, ये मूत्रवाहिनी के माध्यम से कहां पहुंच जाते हैं, मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। मूत्राशय एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें मूत्रवाहिनी द्वारा निरंतरता के साथ मूत्र जो है, यूरिन जो है, इसमें आती है और कलेक्ट होती रहती है। जब इस मूत्राशय का आयतन, उसकी कैपेसिटी लगभग बढ़ जाती है, तब हम लोग यूरिनल फील करते हैं। हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि मूत्र त्याग करना चाहिए, और वैसी स्थिति में मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र का उत्सर्जन हो जाता है, मूत्राशय पुनः खाली हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन की क्रिया है, यह फिल्ट्रेशन की क्रिया बहुत ही जटिल और कॉम्प्लिकेटेड क्रिया है। इसको संपादित करने के लिए
वृक्क के अंदर उसकी रचनात्मक इकाई, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं हम, वृक्क, एक यूनिट, एक वृक्क में बड़ी संख्या में रचनात्मक इकाई वृक्क या नेफ्रॉन की उपस्थिति होती है। वही नेफ्रॉन जो है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है और नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको ब्लड से निकालकर यूरिन, ये मूत्रवाहिनी के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर तक भेज देती है। हम अगले क्लास में आपको वृक्क की आंतरिक रचना अर्थात मूल रूप से नेफ्रॉन की रचना का और उसके क्रिया का वर्णन बताएंगे, जो वृक्क के क्रियात्मक इकाई भी है, रचनात्मक इकाई भी है। और यूं समझिए कि वृक्क जो मूत्र उत्सर्जन का जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है वो करने वाला काम वृक्क या नेफ्रॉन के द्वारा होता है। हम अगले क्लास में आपको उसका डिटेल करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।